अभी लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन के बारे में बोला तो मुझे 91 के एलपीजी रिफॉर्म्स ध्यान आए हैं कि उस टाइम पे हमारे पास फॉरेक्स रिज़र्व्स नहीं थे और उसके बाद से आरबीआई ने काफ़ी एक्यूमुलेट किए हैं फॉरेक्स रिज़र्व्स। एट द सेम टाइम चाइना एक ऐसी इकोनॉमी है जिसके बहुत हाई फॉरेक्स रिज़र्व्स हैं और वो भी एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो ये फॉरेक्स रिज़र्व्स एक्यूमुलेट करना और एक्सचेंज रेट पे इनका कैसे इम्पैक्ट आता है? दोनों कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव से बताओ। The central bank of a poor country is lending money at a low rate of interest to the government of a rich country. पर तुक तो नहीं बनता ना। और हम इस बात को बड़ी शान से ले रहे हैं कि हमारे पास बहुत रिजर्व है। फिर चाइना क्यों इतना ज़्यादा हाँ, अक्यूमुलेट कर रहा है? तो चाइना की थोड़ी कहानी अलग है। चाइना का जो है वो पार्ट ऑफ इट इज सॉवरेन वेल्थ फंड, और वो इसलिए है कि उनके सरप्लसेस थे, उनके पास वेल्थ है। अब हमारे पास तो सरप्लसेस भी नहीं है, तो वो बनता नहीं है। और जो सॉवरेन वेल्थ फंड की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो ज़्यादातर लॉन्ग टर्म में जाती हैं, जहाँ पे रिटर्न रेट्स भी हाई हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की इन्वेस्टमेंट्स टिपिकली शॉर्ट टर्म में जाती हैं। तो द यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड प्राइसेस क्रैश सपोजिटली से। हम किसी भी कंट्री में अगर ट्रैवल करते हैं तो हमें वहाँ के एक्सचेंज रेट के साथ अपनी करेंसी को एक्सचेंज करना होता है। अब ये एक्सचेंज रेट हमारा यूएस डॉलर के टर्म्स में ऑलमोस्ट 87-88 रुपीस के आसपास चल रहा है कंपेयर टू 1 यूएस डॉलर। क्या ये इतना वीक एक्सचेंज रेट हमारी कंट्री के लिए सच में बुरा है? इसका जवाब है नहीं। बेटर एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इस कंट्री में कैसे हो सकती है, गुरबचन सर ने अपने यूनिक स्टाइल में फिर से हमें एक्सप्लेन किया है इस पॉडकास्ट में और बहुत सिंपल सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं जिससे इतनी बड़ी इंडियन इकोनॉमी का एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अच्छा और सिंपल हो सकता है। गुरबचन सर हमारी ऑल स्टार गेस्ट लिस्ट के फर्स्ट गेस्ट हैं जो थर्ड टाइम हमारे शो पर आ रहे हैं विद एन एक्सट्रीमली रेलिवेंट टॉपिक। आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए सी यू इन द पॉडकास्ट। 1947 में इंडिया का यूएस के साथ एक्सचेंज रेट 4 रुपीस पेग हुआ था। अभी वो ऑलमोस्ट 85 चल रहा है। तो कहाँ पे हम फॉल कर गए हैं? ये इसके ऊपर ना अभी अगेन आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, प्लीज़ डाइसेक्ट कीजिए। हाँ, सो जस्ट वन क्वालिफिकेशन। वो 4 पे ऐसे कोई पेग वाली कोई स्ट्रिक्ट बात नहीं थी। आई डोंट नो एग्ज़ैक्टली, बट ऐसे इट वाज़ अराउंड 4, लेट अस से। तो वो 4 से लेकर के 85, 86, 87 तक अब बात चली गई थी। अब थोड़ा-सा वो हुआ है। सो इसमें जो मेन कहानी है, ये ऐसा नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी पे रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमारी इकोनॉमी बहुत ख़राब होती गई है, इसलिए हमारा एक्सचेंज रेट vis-a-vis डॉलर कम होते जा रहा है। हाँ, एक चीज़ में है, वो है इन्फ्लेशन, और उसका सिंपल लॉजिक है। इंडिया में ज़्यादातर इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है कंपेयर टू इन्फ्लेशन रेट इन यूएस। हम ये 2 कंट्रीज़ की बात करेंगे क्योंकि हम रुपी और डॉलर की बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली 2 कंट्रीज़ की बात करेंगे, इंडिया एंड यूएस। तो इन्फ्लेशन इंडिया में ज़्यादा है, यूएस में कम है। तो विदिन इंडिया गुड्स एंड सर्विसेज महँगी होती जाती हैं हर साल, प्राइसेस बढ़ती जाती हैं। तो ज़ाहिर है जब विदिन द कंट्री चीज़ें प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो बाहर की प्राइसेस पे भी असर होगा। तो अब डॉलर प्राइसेस में वो तो प्राइसेस सेम है या वो बहुत कम बढ़ रही हैं। तो अगर एक्सचेंज रेट चेंज नहीं होगा, तो उसका मतलब क्या होगा कि बाहर की चीज़ें सस्ती हो जाएँगी। विदिन कंट्री अगर इन्फ्लेशन हाई है और आपका एक्सचेंज रेट चेंज नहीं हुआ, तो बाहर की चीज़ें सस्ती हो जाएँगी। अगर वो सस्ती हो जाएँगी तो उनके लिए डिमांड बढ़ जाएगी। तो उनके लिए जब डिमांड बढ़ती है, तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है ना, तो डॉलर महँगा होगा। तो एक सीधा लॉजिक है डॉलर की प्राइस बढ़ने का, वो है इंटरनल इन्फ्लेशन। अगर डोमेस्टिकली चीज़ें महँगी हो रही हैं, तो हर एक चीज़ महँगी होगी। डॉलर भी एक चीज़ है, आप उसको एक चीज़ की तरह लो। परचेज़िंग पावर है ना ओवर फॉरेन गुड्स, तो वो उसका प्राइस बढ़ेगा। तो वो लॉजिक है बस, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब ये शॉर्ट रन्स में ये कहानी, वो कहानी, कुछ ना कुछ ऐसे-वैसे आता रहता है। जैसे टेपर टैंट्रम था 2013 में, या 2007 में
ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, या कभी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सडनली यहाँ से चले जाते हैं तो रुपी गिर जाता है। बट ये सारी शॉर्ट टर्म कहानियाँ हैं, और ये उसी के अराउंड कहानियाँ हैं। जो मेन स्टोरी है वो स्टोरी है हायर इन्फ्लेशन की। अब क्या है कि ज़्यादातर हमको अब नॉलेज मिलती है न्यूज़पेपर से, नॉन इकोनॉमिस्ट की बात कर रहा हूँ, एक आम रीडर को। तो न्यूज़पेपर पढ़ता है तो न्यूज़पेपर में आता है टेपर टेंट्रम हो गया, एफआईआईस चले गए, तो डॉलर का रेट फ़र्क पड़ गया। तो वो न्यूज़पेपर स्टोरी हैज़ टू बी अराउंड द करंट शॉर्ट रन स्टोरी। लेकिन जो मेन इकोनॉमिक स्टोरी है ओवर डेकेड्स, दैट इज वन एंड सिंपल स्टोरी ऑफ हायर इन्फ्लेशन कंपेयर टू यूएस। उसमें एक चीज़ मैं क्वालिफाई करूँगा, वो रियल एक्सचेंज रेट की होती है। उसमें भी फ़र्क पड़ सकता है, बट वो ज़्यादा यूजुअली होता नहीं है। मेन बात डिफरेंस इन इन्फ्लेशन की होती है। सर रियल इन्फ्लेशन रेट एक बार क्या स्टोरी है, एक बार क्योंकि रियल नॉमिनल बता दो। नो, मैं रियल एक्सचेंज रेट की बात कर रहा था। REER, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, वो एक ज़रिया है मेजर करने का। जब आप, जैसे मैंने कहा कि इंडिया में इन्फ्लेशन है हायर, तो जैसे अभी 5 साढ़े 5% ले लो, तो यूएस में सपोज 3, आई डोंट नो एग्जैक्टली कितना है, बट सपोज 3% है, तो 2.5% का यहाँ फ़र्क हो गया। बट इससे पहले तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता था। हमारे यहाँ होता था इन्फ्लेशन 8%, 7 8 9%, और वहाँ पे होता था 2 3 4%। तो इन्फ्लेशन का फ़र्क होता था, उसकी वजह से ये जाता था। बट अगर आप सिर्फ यूएस नहीं कंसिडर करोगे, और बहुत सारे कंट्रीज कंसिडर करोगे, और रुपी का एक्सचेंज रेट वीज़ा भी सेवरल अदर करेंसीज, एंड देन वेटेड बाय कितना ट्रेड किसके साथ है, तो वहाँ बात आती है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की। सर लेकिन एक डेवलपिंग कंट्री में इन्फ्लेशन होना लाजमी है, क्योंकि थियरी सजेस्ट करती है कि डेवलपिंग कंट्री में कुछ इन्फ्लेशन तो होगी ही। और यूएस की इन्फ्लेशन, डेवलप्ड कंट्री की इन्फ्लेशन, इंडिया के इन्फ्लेशन से कंपेयर करना, मतलब आपको लगता है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? सो ये काफ़ी लोगों का मानना है कि द ऑप्टिमल इन्फ्लेशन रेट फॉर इंडिया इज़ हायर देन द ऑप्टिमल इन्फ्लेशन रेट फॉर यूएस। इसमें यहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात नहीं है। इट्स नॉट कि यहाँ पे कुछ कंपटीशन हो रहा है जैसे ट्रेड में होता है, वो अलग चीज़ है, और उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड की बात बनती है। यहाँ पे वो बात नहीं बनती। इट्स अ सिंपल स्टोरी। क्या हमको लगता है, जैसे आरबीआई का मैंडेट है 4% का, अभी 2016 से लेकर अब तक फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग के अंतर्गत 4% का टारगेट है। वो दूसरी बात है कि पिछले 4 5 सालों में आरबीआई 4% के काफ़ी ऊपर चल रहे हैं वो। बट 4% का टारगेट को लेकर चलो, तो यूएस में टारगेट है 2% का। तो यहाँ पे कोई लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात नहीं है। उसका सिर्फ एक इम्प्लीकेशन है, यहाँ 4% है, वहाँ 2% है, इसलिए रुपी डिप्रिशिएट होगा on an average by something like 2% in the long run. Average of something like 2%, बट वो किसी साल में 5% हो सकता है, किसी साल में ½ % हो सकता है, किसी साल में शायद रुपये अप्रिशिएट भी कर जाए। वो शॉर्ट टर्म कॉजेज हैं, जैसे एफआईआई मूवमेंट्स के। अगर सपोज विदेश से पैसे बहुत आ गए इंडियन मार्केट के लिए, अभी तो नहीं हो रहा है वो, बट जिस टाइम पे वो बहुत होता था, तो वो सडनली देयर फ्लडिंग ऑफ मनी इनटू इंडिया, तो रुपया अप्रिशिएट कर जाता है उस टाइम पर। तो वो जो लॉन्ग रन लॉजिक है उसको बीट करता है फॉर अ वाइल, फॉर शॉर्ट टर्म, नॉट 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 फॉर एवर। बट इवेंचुअली वो डिफरेंशियल इन इन्फ्लेशन रेट determines the depreciation of the rupee, but rupee depreciate करेगा। अगर कभी हमको लगा कि इंडिया में भी इन्फ्लेशन टारगेट 2% होना चाहिए, और यूएस में भी 2% है, तब रुपी डेप्रिशिएट नहीं करेगा बाय एंड लार्ज इन द लॉन्ग टर्म, अनलेस कुछ और ट्रेड रिलेटेड लॉन्ग टर्म टेंडेंसीज हो जाती हैं कंपेटिटिवनेस को लेकर वगैरह। वो इनफैक्ट उस टाइम पर इट्स इजी टू मेजर, क्योंकि इन्फ्लेशन उनका भी 2% है, हमारा भी 2% है। उसके बाद अगर लॉन्ग टर्म डिप्रिसिएशन हो रही है, तब आप कह सकते हो कि इंडिया इज़ गोइंग डाउन इन दिस ट्रेड।
तब ये बात आ सकती है। अभी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो जाता है बिकॉज़ इन्फ्लेशन एक फैक्टर है, इनफैक्ट मेन फैक्टर है। दूसरा थोड़ा लॉन्ग टर्म फैक्टर है, उसको डिसर्न करना मुश्किल हो जाता है। सर लेकिन अब इंडिया तो डेवलपिंग कंट्री है, सेम इन्फ्लेशन लेवल अचीवेबल सेम इन्फ्लेशन लेवल यूएस के साथ इंडिया का अभी तो आना मुश्किल है। इनफैक्ट अगले 1 डेकेड में भी आ जाए तो बड़ी बात है। तो मतलब रूपी अभी और डेप्रिशिएट करता जाएगा यस। और मतलब हम 100 मार्क क्रॉस करने वाले हैं इन हाँ, यस, यस होगा। होगा, बट उसमें कोई बहुत दुःख वाली बात नहीं है। जी, जैसे जिस तरह से आपने क्वेश्चन पूछा कि हे रब्बा क्या होगा? ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कीमतें विद इन द कंट्री बढ़ती हैं ना, हर साल बढ़ती जा रही हैं, तो उसमें फिर सरप्राइज़िंग थोड़ी है कि डॉलर भी बढ़ रहा है। बस मैं सिर्फ़ सिंपल लॉजिक ये है। सर इस चीज़ को ना कई लोग ऐसे लेते हैं कि जो यूएस वगैरह में जाके रह रहे हैं, तो वो बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग यूएस में हाई है फिर एट द सेम टाइम और इंडिया की कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी कम है। तो उस पॉइंट पे आपका क्या व्यू पॉइंट है? उस पे व्यू पॉइंट मेरा थोड़ा अलग है, उस पे थोड़ा मैंने काम भी किया हुआ है। ये बात सही है कि प्राइसेस आर हायर इन यूएस और यूके कंपेयर टू इंडिया। लेकिन वो ऑब्ज़र्व्ड प्राइसेस हैं, जिनको मैं ऑब्ज़र्व्ड प्राइसेस कहता हूँ और लोग उसको ऑब्ज़र्व्ड प्राइसेस नहीं कहते बट उनका मतलब उसी से है। मीनिंग कि आप स्टोर में जाओ, आप एक रेस्टोरेंट में जाओ, वहाँ पे जो प्राइस टैग आपको दिख रहा है, उसको आप प्राइस लेके चल रहे हो। वो ऑब्ज़र्व्ड प्राइस है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जो जिसके बारे में मैंने लिखा था इफ़ेक्टिव प्राइस। इफ़ेक्टिव प्राइस का मतलब है कि आप कुछ उसमें एडजस्टमेंट करो। जैसे अ, यहाँ पर आपको मैं थोड़े एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ। जैसे आप यूरोप में या यूएस में किसी स्टोर में गए, तो वो बड़ा स्टोर होगा, उसमें तकरीबन सब कुछ अवेलेबल है। गर्मियाँ हैं तो एयर कंडीशन्ड होगा, कूलिंग होगी और सर्दियाँ हैं तो हीटिंग होगी। प्राइस टैग्स सब पे नीटली लगे हुए हैं। उसके बाहर आ जाओ तो कार पार्किंग है, वो ट्रॉलीज़ हैं, आप सामान आराम से लाओ ले जाओ, वहाँ पे पेमेंट करनी है। आपको कैश देना है, कैश दो, क्रेडिट कार्ड देना है, क्रेडिट कार्ड दो, डेबिट कार्ड देना है, डेबिट कार्ड दो। कुछ-कुछ जगह में तो ये है कि आपको फ़ॉरेन करेंसी भी चल जाती है। उसके बाहर निकलो तो एटीएम भी होगा, टॉयलेट भी मिल जाएगा और कुछ-कुछ जो बड़े स्टोर्स हैं, उनके साथ तो कैफ़े भी हैं। बच्चों के खेलने की जगह भी है। तो मेरा कहने का मतलब है इन सब से कि वहाँ जब एक चीज़ की प्राइस टैग लगी हुई है, वो प्राइस टैग वो सिर्फ़ उस गुड की प्राइस नहीं है, वो सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ की प्राइस है, ओके? तो अब हम यहाँ पे आके कहते हैं कोई बाहर जाता है, वापस आता है, कहता है कि यहाँ तो चीज़ें बड़ी सस्ती हैं। अब यहाँ पर कुछ-कुछ बड़े स्टोर आ गए हैं, लेकिन ज़्यादातर किराना स्टोर्स हैं। तो आपको शॉपिंग करनी है, तो आप एक किराना स्टोर से एक चीज़ लोगे, वहाँ पे कुछ अवेलेबल है, नहीं है। फिर दूसरे स्टोर पे जाओगे, वहाँ पे लोगे। फिर आपको जो लोगे तो उसमें आपको उसका एक्सपायरी डेट चेक करनी है। आप सब्ज़ी ले रहे हो तो आप उसको देख रहे हो कि सब्ज़ी फ्रेश है कि नहीं है। कोई पीस आलू का ठीक है, कोई पीस आलू का ख़राब है। आपको ये सॉर्टिंग आप खुद कर रहे हो। तो यहाँ पर आप जब शॉपिंग के लिए जाते हो तो काफ़ी टाइम लगता है और वहाँ जाओगे तो पार्किंग आपको गाड़ी की मिलेगी, नहीं मिलेगी। धूल में जाओगे, कई-कई जगह कीचड़ है, कहीं-कहीं शॉपिंग के टाइम आदमी गिर जाता है, कुछ हो जाता है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं। तो ये सब एग्ज़ाम्पल्स हैं कि जो यहाँ आप ले रहे हो, वो एक बेयर गुड की प्राइस है, वहाँ पर गुड की फैसिलिटीज़ प्राइस है। तो चूँकि वो फैसिलिटीज़ हैं, इसलिए वो प्राइस हायर है। वो फैसिलिटीज़ को इग्नोर किया जाता है। तो आप फैसिलिटीज़ की प्राइस भी इंक्लूड कर दो, तो देन वी कम टू इफेक्टिव प्राइस एज़ कंपेयर टू ऑब्ज़र्व्ड प्राइस। ऑब्ज़र्व्ड प्राइसेज़ में फ़र्क बहुत है, यूके इंडिया में या यूएस इंडिया में। बट इफेक्टिव प्राइसेज़ में फ़र्क है, मैं नहीं कह रहा नहीं है। फ़र्क है लेकिन उतना नहीं है, वो कम है। इसका मैं एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ जिससे
सब लोग शायद ज़्यादा अप्रिशिएट करें। आप एक कोक लो, ओके? आप एक दुकान पे चले जाओ, आप उसको बोलो कोक चाहिए, वो एक प्राइस पे आपको कोक देता है। छोटी है, बड़ी है, 10 की है, 25 की है, जो भी है। अब वही कोक आप किसी अ, रेस्टोरेंट में चले जाओ, अब वो दुकान वाली प्राइस पे तो देगा नहीं आपको, तो वहाँ पे अगर वो 25 वाली है स्टोर पे, तो वहाँ पे हो सकता है 40 की हो। बिकॉज़ वो क्या कर रहा है, आपको कुर्सी, टेबल दे रहा है, एक वेटर आ रहा है, आपको सर्व कर रहा है, आप थोड़ी देर आराम से बैठे हो, अपना फ़ोन चेक कर रहे हो। हो सकता है उसमें एयर कंडीशनिंग भी हो। अब थोड़ा और एग्ज़ाम्पल बढ़ा लो, उसके बाद आप चले जाओ सीधे एक्सट्रीम पे एक 5 स्टार होटल में। 5 स्टार होटल के आप रेस्टोरेंट में चले गए। आप जब एंटर करते हो 5 स्टार होटल में, आपको एक आदमी इधर से सलाम करता है, दूसरा उधर सलाम करता है, आप आराम से अंदर जा रहे हो, कम्फ़र्ट है, आराम से खुले में बैठे हो, बड़े अच्छे से सर्व किया जाता है, तो वहाँ वही कोक हो सकता है ₹300 तक चली जाए, ओके? अब हम ये बहुत कम कहते हैं कि कोक 5 स्टार होटल में 300 की है और दुकान पर ₹25 की है। ये बहुत कम सुनने में आता है। लेकिन ये सुनने में बार-बार आता है कि फलाना यूरोप गया था टूर पे, उसने वहाँ पाया कि ये तो वहाँ पे हर एक चीज़ इतनी महँगी है। मैं एग्ज़ाम्पल क्यों दे रहा था 5 स्टार होटल और 1 स्टार होटल या रेस्टोरेंट का। इन अ सेंस जब आप यूरोप जाते हो, इट्स एज़ इफ यू आर गोइंग टू अ 5 स्टार कंट्री, 5 स्टार सिटी। यहाँ पे ये मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, हमारे पूरी हिस्ट्री है जिसकी वजह से हमारी लेस डेवलप्ड इकोनॉमी है, इनकम्स कम है, वो सब एक कहानी है। बट एक एट द एंड ऑफ द डे द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ इंडिया इज़ अ डेवलपिंग इकोनॉमी, यूरोप इज़ अ डेवलप्ड प्लेस। तो अगर उसका एनालॉजी लें तो यू कैन थिंक ऑफ अ 5 स्टार सिटी, 5 स्टार कंट्री, और यहाँ पे यू कैन थिंक ऑफ अ 1 स्टार या 2 स्टार या 3 स्टार, जहाँ भी, मतलब द पॉइंट इज़ कि देयर इज़ अ फ़र्क वहाँ पे है। तो अगर सेम कहने को सेम है, बट अदरवाइज़ फ़र्क है, क्योंकि कोक आप 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट में पीते हो या एक बाज़ार की दुकान के बाहर पीते हो, तो उसमें अब एक्सपीरियंस में तो फ़र्क है। तो अगर 25 और 300 विदिन अ कंट्री हो सकता है, तो वही उसी टाइप का फ़र्क बिटवीन दिल्ली एंड एम्स्टर्डम या बिटवीन दिल्ली एंड लंदन हो सकता है ना। लेकिन उसको उस नज़रिए से देखा जाता है कि वहाँ पर, जैसे आपने अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ हायर, इट इज़ कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड फैसिलिटीज़। फैसिलिटीज़ हैं तभी तो वो लोग वहाँ रहना चाहते हैं, वहाँ देखना चाहते हैं, इसलिए तो टूरिज़्म के लिए भी जो लोग जाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज़ महँगी होगी और फिर भी लोग लेंगे। कस सर तो एक्सचेंज रेट हमारा अभी तो डेप्रिशिएट होगा यूएस से कंपेयर्ड, क्योंकि आप जैसे आपने बताया लॉन्ग टर्म की मेन प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन, ठीक है? तो इसका सॉल्यूशन प्लीज़ अल्टीमेटली वो 5 स्टार इंडिया कैसे बनेगा? इसका सॉल्यूशन पॉलिसी पर्सपेक्टिव से आप एक जो आप आपके पेपर्स में भी है, जो आपने सजेस्ट किया है, वो इन्फ्लेशन तो अब इंडिया में सेवरल रीज़न्स की वजह से हाई जाता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो अब वो इन्फ्लेशन को उस फिगर पे लाना एक डेवलपिंग कंट्री में इंडिया जैसी, सॉल्यूशन क्या हो सकता है पॉलिसी? ये बहुत लोगों का मानना है कि इंडिया में इन्फ्लेशन, ऑप्टिमल इन्फ्लेशन रेट टू बी टारगेटेड शुड बी हायर देन ऑप्टिमल रेट इन यूएस या यूके। एक्चुअली आई एम नॉट वेरी श्योर दैट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी, बट आई कैन अंडरस्टैंड, हमारी हिस्ट्री रही है हायर इन्फ्लेशन की। तो जैसे इन्फ्लेशन टारगेटिंग अडॉप्ट हुई, ये काफ़ी डिलिब्रेशंस हुई, आरबीआई इन मुंबई, फाइनेंस मिनिस्ट्री दिल्ली, नीति आयोग, पीएम लेवल तक, पार्लियामेंट लेवल तक, ये 3 साल डिलिब्रेशन चली। उसके बाद फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग अडॉप्ट हुई थी फॉर्मली इन 2016, और ये इट वाज़ अक्रॉस 2 गवर्नमेंट्स। तो तकरीबन कंसेंसस था अक्रॉस
पॉलिसी मेकर्स, अक्रॉस पॉलिटिशियंस, अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें कोई झगड़े वाली बात नहीं थी। तो वो 4% का लिया हुआ है। अब ऐसा है कि अगर वो 4% पे हम रहते हैं तो रुपी डिप्रिशिएट करेगा, बट उसमें कोई ऐसी कोई आफत वाली बात नहीं है। इट इज़ जस्ट अ मैटर, नॉमिनल टर्म्स में है कि चेंज हो रहा है। बट जैसे जैसे इंडिया डेवलप होता है, अगर ये लगने लगा ज़्यादा लोगों को कि इंडिया कैन मूव फ्रॉम 4% इन्फ्लेशन टारगेट टू 3.5 टू 3, 2.5, 2, तो देयर कम अ टाइम जब इन्फ्लेशन टारगेट इंडिया का और यूएस का सिमिलर होगा। जब वो सिमिलर होगा तो रुपी डिप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्लेशन डिप्रिशिएट बंद होगी। वो किसी और वजह से जो मैंने पहले भी थोड़ा ज़िक्र किया, ट्रेड कम्पिटिटिवनेस की वजह से वो फिर भी हो सकता है। बट दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर, नॉट लाइक दिस। ये तो महीने ब महीने, क्वार्टर बाय क्वार्टर, एवरी ईयर ये चलता रहता है। ओके। तो सर रिसर्च मेरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म पे थी एंड आरबीआई अकेला फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग अडॉप्ट करके अगर 4% भी अचीव कर लेता है टारगेट, पहले तो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग आरबीआई उतना इफेक्टिव नहीं है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। फिस्कल पॉलिसी का इंडिया में ज़्यादा रोल है। तो ये दोनों का बैलेंस इंडिया में कैसे बन सकता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और ये जो एक मेन फैक्टर है एक्सचेंज रेट को जो इम्पैक्ट करता है, जिस उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। सो इन्फ्लेशन 4% पे नहीं लाई जा सकती, ये मैं एग्री नहीं करता। इनफैक्ट 2016 में तो ऑफिशियली अडॉप्ट हुआ था, लेकिन आरबीआई में और फाइनेंस मिनिस्ट्री में ये अंडरस्टैंडिंग थी कि हम डिटेल्स पे वर्क कर रहे हैं, बट अदरवाइज फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट इज व्हाट वी हैव एग्रीड ऑन इन प्रिंसिपल। वो डिटेल्स वर्क कर रहे थे 2-3 साल। एग्जैक्टली क्या टारगेट होना चाहिए, क्या लीवे होना चाहिए। लीवे इज 2 परसेंटेज पॉइंट। 4% का टारगेट है, आप 6% तक जा सकते हैं ऊपर, 2% तक नीचे। दैट इज व्हाट द मैंडेट सेज। लेकिन मैं कहना ये चाहता था कि ये अटेम्प्ट एट ब्रिंगिंग डाउन इन्फ्लेशन स्टार्टेड नॉट इन 2016, वो 2013 में ही शुरू हो गया था। तो अगर आप डेटा देखोगे ना, तो 2010, 11, 12 की वेरी हाई इन्फ्लेशन चली गई थी जब प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो वो फिस्कल स्टिमुलस 1 था, फिर 2 था, तो वो कुछ ज़्यादा हो गया था। इन्फ्लेशन काफ़ी हाई चली गई थी। तो 2013 में वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का सिलसिला शुरू हो गया था। तो 2013, 14, 15 से ही, बल्कि उससे थोड़ा पहले ही, वो तक आहिस्ता-आहिस्ता उसको 4% तक ले आए थे। ये 2000 रफ़ली, अब जो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 2014-15 से लेकर के 2019 20 तक, बिफ़ोर कोविड, इन्फ्लेशन 4% पे आ गई थी एंड सस्टेन हो रही थी। उसके बाद 1 ईयर बिफ़ोर कोविड थोड़ा-सा इकोनॉमिक स्लो डाउन था इंडिया में। तो वो तभी-तभी शक्तिकांत दास दिल्ली से मुंबई गए थे, वो गवर्नर बने थे। तो उ उनका मानना ये था कि मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा ईज़ करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ स्लो डाउन चल रहा है। आई एम गेसिंग, बिकॉज़ उस टाइम मॉनेटरी पॉलिसी ईज़िंग हुई थी और स्लो डाउन की बात काफ़ी हो रही थी दिल्ली में भी, मुंबई में भी। तो थोड़े टाइम तो चलता रहा, बट बाय द एंड ऑफ द ईयर 2019 इन्फ्लेशन ऊपर चली गई थी। 5, 6, टच्ड इवन 7। उसके बाद आया था कोविड। जो इन्फ्लेशन पिक करी है, कोविड से नहीं की थी, उससे पहले ही हो गई थी। उसके बाद दिक्कतें और बढ़ गईं। बट अब क्या हुआ है कि पिछले 5 साल, 5 सवा 5 साल के बारे में, इनफैक्ट एक कॉलम मैंने लिखा था हिंदू बिज़नेस लाइन में। अ, आई सेड आरबीआई इज़ मिसिंग द लार्जर पॉइंट। वो लार्जर पॉइंट ये था कि आपका 4% का टारगेट, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि 1 क्वार्टर में मीट नहीं हुआ। अगर कोई बहुत आफ़त आई हुई है तो 1 साल के लिए भी मीट नहीं हुआ तो भी समझ आता है। 5 साल से आपका मैंडेट है 4% टारगेट का, और आप बार-बार ये कह रहे हो कि हम 6% के नीचे हैं।
6% इज़ द अपर लिमिट। एनीवे, सिंस हमारा टॉपिक मेन यहाँ पे एक्सचेंज रेट का है, तो जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो फिर रुपये भी ज़्यादा डिप्रिशिएट करेगा। तो अब कम से कम हम 4% पे तो आएँ। 4% भी जो 2% यूएस यूके में है उसका डबल है, व्हिच मीन्स 100% मोर। 2 और 4 में फ़र्क, आप ये या तो ये देखो कि 2% का फ़र्क है, 2 परसेंटेज पॉइंट्स का फ़र्क है। अल्टरनेटिवली इट इज़ 4 - 2 अपॉन 2 इज़ 100%। तो जब आपको इतना ज़्यादा फ़र्क मिला हुआ है, बिकॉज़ आप कह रहे हो डेवलपिंग कंट्री है, उसमें ज़्यादा होना चाहिए, तो कम वहाँ तो मेंटेन करो ना। आप ये मत कहो कि 5-6 वो ज़्यादा हो जाता है। उसी के अकॉर्डिंग फिर डेप्रिसिएशन ऑफ द रूपी ज़्यादा होगी। सर, इसका आपने ना एक आर्टिकल में एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था कि मनी सप्लाई का इन्फ्लेशन से काफ़ी हाई कोरिलेशन है और ये सारे रिसर्च में काफ़ी इंडिया रिलेटेड रिसर्च में काफ़ी एविडेंस है। तो आपने उसमें सजेस्ट किया था कि मनी सप्लाई को ही रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए आरबीआई को। तो इस ये किस पॉइंट से आप नो, वो येस एंड नो। अम, इंडिया में शॉर्ट टर्म में मनी सप्लाई के साथ कोरिलेशन वीक है। जैसे पिछले साल 1.5 साल में फूड इन्फ्लेशन थी, तो उस टाइम द कोरिलेशन वाज विद फूड प्राइसेस, नॉट विद मनी सप्लाई। लेकिन जो लॉन्ग टर्म रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ मनी है, वहाँ पे इन्फ्लेशन और मनी का आ जाता है। तो उसी हिसाब से, तो अगर आपको कमिंग बैक टू एक्सचेंज रेट, तो अगर एक्सचेंज रेट को भी डिप्रिसिएशन से रोकना है, बचाना है, तो वो मनी सप्लाई, सो मनी सप्लाई मैटर्स, वो दोनों पर्पस के लिए, इन्फ्लेशन के लिए भी और रुपी डिप्रिसिएशन के लिए भी। आपको कम इन्फ्लेशन चाहिए तो आप कम मनी इशू करो, आपको कम डिप्रिसिएशन चाहिए तो आप कम मनी इशू करो। दैट्स वेयर द आरबीआई, वो इंटरेस्ट रेट में ज़्यादा बात करते हैं, बट वो इंटरेस्ट कहाँ होना चाहिए, उसके अंडरलाइंग मनी ग्रोथ रेट ही है। सर, आरबीआई के ऊपर ना एक ये प्रेशर होता है फ्रॉम द मिनिस्ट्री आई गेस कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ानी है सो दैट एंटरप्रेन्योर्स राइज करें मार्केट में, कैश हो, बिजनेसेस राइज करें इंडिया में। तो वो फिर अगेन एक लूप बन जाता है उनके लिए कि मनी पंप करना है मार्केट में, फिर वो डिफरेंट ऑप्शंस ओएमओ लेते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, डिफरेंट स्कीम्स निकालते हैं जिससे मनी पंप हो मार्केट में। अब कोविड में तो ठीक है डिमांड ना गिरे तो इसलिए काफ़ी मनी पंप किया था मार्केट में। पर वही जब आरबीआई मनी सप्लाई ना अपनी कम करता है मार्केट में वापस एक्सट्रैक्ट करता है, तो फिर अगेन पॉलिटिकल प्रेशर एक बनता है उनके ऊपर। फिर अगेन वो सर एक लूप है पूरा। तो इनफैक्ट यही उतार चढ़ाव होता रहता था। 2013-2016 के पीरियड से पहले, जब फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग अडॉप्ट नहीं हुई थी, तब पहले यही होता था, थोड़ा स्लो डाउन है, इंटरेस्ट रेट कम कर दो, मनी सप्लाई बढ़ा दो, डील विद स्लो डाउन, बट फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाती थी, फिर उसको कंट्रोल कर रहे हो आप। तो ये फिर इसलिए ये बात हटी कि कुछ बहुत ज़्यादा बनता नहीं है, स्लो डाउन को देखने की ज़रूरत है, लेकिन स्लो डाउन इज़ नॉट ऑलवेज एंड नेसेसरीली ड्यू टू मॉनेटरी कंस्ट्रेंट्स या क्रेडिट कंस्ट्रेंट्स। उसको उसके और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के कहानियाँ हैं, पॉलिसी स्टोरीज हैं। ये जो मनी इंटरेस्ट रेट्स वगैरह हैं, ये मैक्रो फ्लक्चुएशंस के कॉन्टेक्स्ट में है, ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये नहीं है कि ग्रोथ रेट 8% से 6% पे आया हुआ है, तो हम कह दें कि लूज़न मॉनेटरी पॉलिसी, उससे नहीं होगा कुछ। वो तो फिर इट कैन बी इन्फ्लेशनरी, ये बट ये टेंडेंसी अभी फिर से आ रही है आरबीआई में। वो 4-5 साल इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे कर रहे थे, बट अभी फिर वो थिंकिंग पुरानी चल रही है। कि मनी सप्लाई पंप करो, हाँ, एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, जॉब हाँ, जनरेशन हाँ। चाहिए। वो चाहिए, उसके लिए अलग पॉलिसीज़ हैं, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, ईज़ ऑफ एंटरिंग बिज़नेस है, वगैरह-वगैरह, डिसेंट्रलाइज़ेशन है, ये लिबरलाइज़ेशन है, प्राइवेटाइज़ेशन है, जो भी और कंस्ट्रेंट्स चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उन सब से होगी ग्रोथ। आरबीआई नहीं कर सकता, इट कैन डील विद फ्लक्चुएशंस, नॉट विद ट्रेंड। या वाओ सर!
सर आपने अभी लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन के बारे में बोला तो मुझे 91 के एलपीजी रिफॉर्म्स ध्यान आए हैं कि उस टाइम पे हमारे पास फॉरेक्स रिज़र्व्स नहीं थे और उसके बाद से आरबीआई ने काफ़ी एक्यूमुलेट किए हैं फॉरेक्स रिज़र्व्स। एट द सेम टाइम चाइना एक ऐसी इकोनॉमी है जिसके बहुत हाई फॉरेक्स रिज़र्व्स हैं और वो भी एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो ये फॉरेक्स रिज़र्व्स एक्यूमुलेट करना और एक्सचेंज रेट पे इनका कैसे इम्पैक्ट आता है? दोनों कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव से बताओ प्लीज़। सो पहली चीज़ तो ये कि 1991 से पहले जो गलती हो गई थी इंडिया में वो थी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत कम हो गए थे, इतने कम नहीं हो जाने चाहिए थे। बट मैं अगेन किसी की गलती नहीं कह रहा हूँ, वो मिड एटीज़ से थोड़ी लिबरलाइजेशन शुरू हुई थी एंड इनफैक्ट ग्रोथ रेट उससे पिक हुआ था। तो जब आप कुछ नया कर रहे हो तो कुछ-कुछ इधर-उधर हो जाता है। तो उसी के दौरान ये सब हुआ था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो गए टू द पॉइंट कि वो क्राइसिस आ गया था। सो ज़ीरो नहीं हुए थे बट क्लोज़ टू ज़ीरो, बहुत कम क्राइसिस हुआ था। इनफैक्ट उस क्राइसिस का तो काफ़ी लोग कहते हैं कि बेनिफिट मिल गया हमको क्योंकि उसके बाद रिफॉर्म्स हुए। तो एनीवे तो वहाँ पर ये था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हुए जो वी शुड हैव अवॉइडेड इन आइडियल कंडीशंस, नहीं हो जाता है। अब उसे एक लेसन तो सीखना था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आप थोड़े एक्यूमुलेट करो कि दोबारा ऐसी नौबत नहीं आए। लेसन वेल लर्न्ड, उसको आप इम्प्लीमेंट भी करो। लेकिन अब हुआ क्या है कि द घोस्ट ऑफ 1991 इज़ हॉन्टिंग अस और हमको लग रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ाओ, बढ़ाओ और बढ़ाते जाओ। अ, इकोनॉमिक्स में हम जब भी कुछ बात करते हैं ऑप्टिमल लेवल की बात करते हैं। तो ऑप्टिमल लेवल से कम है तो ठीक नहीं है, ऑप्टिमल लेवल से ऊपर है वो भी ठीक नहीं है। तो अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का क्या है इंडिया में सिलसिला कि बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और एक काफ़ी जगह मैं देखता हूँ वो उसको एक प्रेस्टीज इशू लेते हैं कि जापान के पास इतने रिजर्व्स हैं, हाँ जी, ये न्यूज़पेपर्स में ऐसा ही आता है। ऐसे ही आता हाँ है, जी। जापान के पास इतने रिजर्व्स हैं, चाइना के पास इतने हैं, उनके पास इतने हैं। अब आप ऐसे कंपैरिजन्स तो नहीं करोगे ना, ऐसे कंपैरिजन्स तो आम लोग करते हैं जब वो कहते हैं उसकी शादी में इतना खर्चा हुआ था, तो हमारे घर में शादी में इतना तो खर्च हो। ये तो कोई बात नहीं बनी। तो एक ऑप्टिमल लेवल लेके चलना है, दे शुड बी डिसेंट। तो अभी ये ज़्यादा हैं, तो हर्ज़ क्या है ज़्यादा होने का? हर्ज़ ये है कि एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। जो देश का पैसा है, कैपिटल है, वो इन्वेस्टेड है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते क्या हैं? दीज़ आर यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या जर्मनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ऐसी फॉरेन कंट्रीज़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, शॉर्ट टर्म ज़्यादा रहती हैं। कुछ गोल्ड है, गोल्ड का प्रोपोर्शन बढ़ते जा रहा है। एसडीआर भी होते हैं। कुछ एसडीआर है वो कम है, वो बहुत कम है। मेनली इट इज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फॉरेन, जो अब गोल्ड का बढ़ रहा है। गोल्ड का रेट ऑफ ग्रोथ इज़ हाई बट गोल्ड का प्रोपोर्शन अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मेनली इट इज़ दिस फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब आप एक चीज़ देखो, इफ आरबीआई इज़ होल्डिंग अ लॉट ऑफ यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इसका मतलब क्या हुआ? यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या हैं? यूएस गवर्नमेंट इज़ बोरोइंग। हू इज़ द लेंडर? आरबीआई। The central bank of a poor country is lending money at a low rate of interest to the government of a rich country. वाह! यस। तुक तो नहीं बनता ना। और हम इसको इस बात को बड़ी शान से ले रहे हैं कि हमारे पास बहुत रिजर्व्स हैं। इसको मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, करेंसी को छोड़ दो। आप विद इन अ कंट्री कोई रिच बिजनेस हाउसेस ले लो, टाटास ले लो, अंबानीज ले लो, बिरलास ले लो, उनके पास बहुत कैपिटल है, लेकिन वो जेब में कैश तो लेके नहीं चलते ना। इनफैक्ट इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी बिकॉज़ उसी को इन्वेस्ट कर दो। तो आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपके पास डेबिट कार्ड है, आप एक फ़ोन करके जहाँ ज़रूरत है मँगवा भी सकते हो। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एक रिच आदमी को भी या फॉर दैट मैटर पुअर आदमी को भी बिना कैश, बिना कार्ड के, बिना यूपीआई, बिना फ़ोन के निकल जाना चाहिए। यू नेवर नो कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक बिरला 1 करोड़ रुपए का कैश जेब में लेके चलता फिरे। वो रिच है तो उसका कैपिटल इन्वेस्टेड हो ना, वो अच्छा है। अब
अब आप आ जाओ कंट्री लेवल पे। अब कंट्री लेवल पे हम खुश हो रहे हैं कि हमारे पास लिक्विड कैश है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, डॉलर्स का। ये कोई आप उतना रखो जितने की आपको ज़रूरत है। इसकी कॉस्ट है, जो मैं जैसे मैंने कहा कि आपको उस पे लो इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो एक अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट हो गई ना, क्योंकि अगर आप वही पैसे किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करो तो वहाँ रिटर्न रेट ज़्यादा है, इकॉनमी ज़्यादा ग्रो करेगी। सो मैक्रो प्रूडेंशियल सेफगार्ड्स चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स चाहिए, लेकिन इतने नहीं चाहिए। ख़ास करके एक और डेवलपमेंट हुई है, ये रिसेंट है लेकिन बहुत रिसेंट भी नहीं है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद आईएमएफ ने एक और फैसिलिटी अवेलेबल कराई थी, इट इज़ कॉल्ड क्रेडिट लाइन्स, और उसकी अलग-अलग वैराइटीज़ हैं। फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन, प्रिकॉशनरी क्रेडिट लाइन, स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स, इस तरह के अलग-अलग नाम हैं एंड कुछ-कुछ फ़र्क है। बट उनका बेसिक कहानी ये है कि इस फैसिलिटी से पहले आईएमएफ क्या करता था कि कभी कोई कंट्री किसी दिक्कत में पड़ गया तो वो अप्लाई फॉर अ लोन एंड वो अपनी कंडीशन रखते थे, फिर वो लोन देते थे। ओके, फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद आईएमएफ में उनको एक ये एहसास हुआ कि दे शुड बी एन एक्स एंटे प्रिवेंटिव मेजर, मीनिंग कि आप दिक्कत में पड़ गए हो, उसके बाद आप हाँ। लोन के लिए आ रहे हो, तो उससे पहले आप आईएमएफ के साथ एक अरेंजमेंट कर लो, विच इज़ अ क्रेडिट लाइन अरेंजमेंट। क्रेडिट लाइन अरेंजमेंट का मतलब है कि आप आईएमएफ के पास गए, आपने कहा कि मैं ठीक-ठाक कंडीशन में हूँ, मुझे लोन नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग रहे, एक कॉन्ट्रैक्ट रहे कि अगर खुदा न खास्ता हम दिक्कत में पड़ गए, तो उस टाइम आप क्विकली हमको लोन दे दोगे। वो एक एक्सपोज्ड हाँ, अप्रोच है कि वो तो पहले से प्रिपेयर्ड है। पहले से हाँ, तो लोन जो पहले अरेंजमेंट होती थी वो एक्स पोस्ट होती थी, अब ये क्रेडिट लाइन का एक्स एंटे अरेंजमेंट है। तो इन सब का क्या कनेक्शन है फॉरेन एक्सचेंज के साथ? इसका कनेक्शन ये है कि अगर आप आईएमएफ के साथ क्रेडिट लाइन का अरेंजमेंट कर लो, तो आपको इतने ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही हाई हैं। लेकिन अगर आप उसको सो कॉल्ड ऑप्टिमल लेवल पे भी ले आओ, उससे भी आप कम कर सकते हो, अगर आप एक क्रेडिट लाइन ले लो। क्रेडिट लाइन शायद कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगे, मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं कर रहा हूँ। आपकी जेब में अगर क्रेडिट कार्ड है, तो वो क्रेडिट लाइन है। क्रेडिट कार्ड का क्या मतलब है? आप एक बैंक में गए हो, आपने कहा, "ये मेरी सैलरी देख लो, ये मेरा हाउस देख लो, ये वगैरह-वगैरह देख लो, मैं ठीक-ठाक हूँ, तो आप मुझे एक क्रेडिट कार्ड दे दो। मुझे इस पे उधार नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी जेब में रहे। अगर रास्ते में कुछ एक्सीडेंट हो गया या कोई कॉन्टिजेंसी कुछ भी। कुछ कॉन्टिजेंसी आ गई, मैं बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ, वहाँ मुझे ज़रूरत पड़ गई या कुछ मन ही कर गया कुछ लेने का, तो मैं वो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए ले सकूँ। एंड क्योंकि मैंने आपको पहले से सैटिस्फाई कर रखा है कि आई एम क्रेडिट वर्दी, तो वो स्टोर वाला भी मुझे दे देगा, वो आपसे पैसे ले लेगा, मैं उसको एंड ऑफ द मंथ पैसे दे दूँगा। दिस इज़ एन अरेंजमेंट। तो जब से क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी आई है, कैश लेना और कम हो गया है। आपको क्या ज़रूरत है? अब तो यूपीआई और ये सब भी आ गए हैं फ़ोन में, तो कैश की और ज़रूरत कम हो गई है। तो जैसे-जैसे इंडिविजुअल लेवल पे क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से आपको कैश ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, उसी तरह एट द कंट्री लेवल अगर आपको क्रेडिट लाइन की फैसिलिटी मिल रही है आईएमएफ से, तो आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत कम कर सकते हो। बट अब इसका रोना ये है कि बहुत थोड़े कंट्रीज़ ने ये फैसिलिटी अवेल की। अवेल की है। ये ज़रूरत है बहुत से कंट्रीज़ को अवेल करने की। अब यहाँ पे कुछ बात स्टिग्मा की है कि हम इंडिया हैं, हम इतने बड़े देश हैं, हम 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, हम कैसे जाएँ आईएमएफ के पास? अब ये शान वाली बातें नहीं है। अब जैसे एक बिरला के पास भी क्रेडिट कार्ड है, उसका एक बैंक से क्रेडिट ले कार्ड लेने का मतलब ये नहीं है कि उसको उधार की ज़रूरत पड़ गई है, वो बेचारा हो गया है, बड़ी मुश्किल में आ गया है। वो एक ऑप्शन है उसके लिए कि कभी कैश की ज़रूरत पड़ जाए। वेल्थ है उसके पास, वेल्थ और कैश में फ़र्क होता है। हाँ जी। तो इंडिया के पास वेल्थ है, इनकम है, आप सिर्फ़ एक कैश का अरेंजमेंट कर रहे हो। इसमें स्टिग्मा की कोई बात नहीं है। और अगर कहीं लोगों को गलतफ़हमी भी है,
तो आप समझा सकते हो उनको कि ये हमने एज अ प्रिवेंटिव मेजर लिया है, प्रिकॉशनरी मेजर लिया है, 1991 वाली सिचुएशन दोबारा ना आ जाए। एंड इनफैक्ट वो यूएस प्रेसिडेंट कैनेडी की एक लाइन है, द बेस्ट टाइम टू रिपेयर योर रूफ इज व्हेन द सन शाइन्स। तो जब आपको ज़रूरत नहीं है तब आप लो ना, जब बारिश हो जाएगी उस टाइम आप छत को रिपेयर करोगे क्या? अमेजिंग सर। वाओ! एक्सट्रीमली इंसाइटफुल, मतलब मज़ा आ गया। सर फिर चाइना क्यों इतना ज़्यादा हाँ, अक्यूमुलेट कर रहा है? सो चाइना की थोड़ी कहानी अलग है। मैं नहीं कहता कि वो एलिमेंट वहाँ नहीं है, बट वो उनमें एलिमेंट कम है। तो वो इसलिए कि चाइना हैज़ अ करंट अकाउंट सरप्लस, ट्रेड सरप्लस है, करंट अकाउंट सरप्लस है, उनके एक्सपोर्ट्स इतने ज़्यादा हैं। तो जब आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करोगे इम्पोर्ट से, तो आपके पास बच गए न फॉरेन एक्सचेंज, तो वो अक्यूमुलेट हुए हैं। ओके, सो ये कहानी इंडिया में नहीं है। आवर फॉरेन exchange reserves are not a result of our trade surpluses. इनफैक्ट वो तो हम डेफिसिट में हैं, तो वो तब भी बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बनता है। दूसरा, चाइना में एक और कहानी है। देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड सॉवरेन वेल्थ फंड। सॉवरेन वेल्थ फंड नॉर्वे में है, सऊदी अरेबिया भी शायद है, कुवैत, काफ़ी कंट्रीज़ में गवर्नमेंट लेवल पर इनका एक वेल्थ है व्हिच इज़ इन्वेस्टेड इन वेरियस एसेट्स। दे कुड बी स्टॉक्स, दे कुड बी बॉन्ड्स, दे कुड बी रियल एस्टेट। वो जैसे यूनिवर्सिटीज़ के पास भी एंडाउमेंट फंड्स होते हैं, एट द गवर्नमेंट लेवल इट्स कॉल्ड सॉवरेन वेल्थ फंड। तो चाइना का जो है वो पार्ट ऑफ इट इज सॉवरेन वेल्थ फंड, और वो इसलिए है कि उनके सरप्लसेस थे, उनके पास वेल्थ है। अब हमारे पास तो सरप्लसेस भी नहीं है, तो वो बनता नहीं है। और जो सॉवरेन वेल्थ फंड की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो ज़्यादातर लॉन्ग टर्म में जाती हैं, जहाँ पे रिटर्न रेट्स भी हाई हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की इन्वेस्टमेंट्स टिपिकली शॉर्ट टर्म में जाती हैं। अब ये काफ़ी बारी इट्स वो नॉट वेरी कॉमनली डिस्क्लोज, आई डोंट नो व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन कि ये लॉन्ग टर्म में कितना करें, शॉर्ट टर्म में कर करें। बट एटलीस्ट जो टेक्स्ट बुक लेसन होता है, वो होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़। बिकॉज़ जब आपके पास रिज़र्व है, आप उसको एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस के लिए यूज़ कर रहे हो, तो देन आप उसको शॉर्ट टर्म में करोगे ना, बिकॉज़ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ डोंट फ्लक्चुएट सो मच। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स तो कैन फ्लक्चुएट अ लॉट। आप उसका मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, बहुत लोगों को शॉकिंग लगता है। यूएस में कोविड के टाइम पे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट 0.5% पे आ गया था। वो जब कोविड से रिकवरी हुई और इन्फ्लेशन आई और बाकी चीज़ें हुई, तो वो इन्फ्लेशन रेट ये सॉरी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट आई थिंक 4.5% तक चला गया था, मे बी मोर, मे बी मोर। नॉमिनल या रियल? नॉमिनल, नॉमिनल 0.5 एंड 4.5, अबव 4.5। अब यहाँ पर 0.5 और 4.5 में 4 परसेंटेज पॉइंट का फ़र्क है। बट वो उस हिसाब से देखो तो 0.5 टू 4.5 इज़ 9 टाइम्स, ओह यस। 9 टाइम्स, तो ह्यूज है। अब आप उसका इम्पैक्ट देखो लॉन्ग टर्म बॉन्ड प्राइसेस पे। यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड प्राइसेस, यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर सेफ, आर दे सेफ? इफ दे आर सेफ देन द प्राइसेस डोंट चेंज। लेकिन इनवर्स रिलेशनशिप होता है इंटरेस्ट रेट्स का और बॉन्ड प्राइसेस का। तो जब इंटरेस्ट रेट चढ़ा 0.5 से 4.5 तक, इंटरेस्ट रेट ऊपर गया तो बॉन्ड प्राइसेस कम होंगी, तो द यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड प्राइसेस क्रैश्ड, सपोजिटली सेफ, सपोजिटली सेफ। तो आप देखो कहाँ तक इम्पैक्ट जाता है लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स वगैरह का। तो इसलिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में इट्स नॉट एडवाइजेबल टू कीप लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, बिकॉज प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत होती है। अगर आपको उस टाइम ज़रूरत पड़ गई यूज़ करने की, जब बॉन्ड प्राइसेस कम है, इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा सेंट्रल बैंक को। तो इसलिए शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज रखते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज रखी आपने तो इंटरेस्ट रेट कम है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई है, हाँ, ये तो आप उतना ही रखो जितना आपको ज़रूरत है, ख़ासकर जब आपको क्रेडिट लाइन की फैसिलिटी मिली हुई है आईएमएफ से। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, IMF is one source of credit line.
बट दे कैन बी अदर सोर्सेज। एंड उसमें एक चीज़ मैं कहूँगा विच आई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया RBI has done very very well, which is we have a good arrangement with Bank of Japan, जापानीज गवर्नमेंट के साथ। इट्स अ क्रेडिट लाइन, वो नाम के लिए स्वैप क्रेडिट लाइन है, बट इट्स मेनली क्रेडिट स्वैप्स बोलते हैं जिसको। हाँ। So, but it is effectively, for all practical purposes, an arrangement by which India can borrow from Japan at short notice, अगर ज़रूरत पड़ जाती है। तो I think it, if I remember correctly, it's 75 billion US dollars, which is a large amount. Now, अगर आपको 75 billion का स्टैंड बाई अरेंजमेंट ही मिला हुआ है बैंक ऑफ जापान से, अ फ्रेंडली कंट्री, तो दैट्स एन एडेड रीज़न फॉर रिड्यूसिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिन पे आपकी अर्निंग्स कम है। और आपको लोगों को एश्योरेंस देनी है कि वी आर मैक्रो प्रूडेंशियली सेफ। तो आप ये भी बात भी एडवर्टाइज करते रहो, जब आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बताते हो तो उसके साथ ये भी बताते रहो कि वी हैव अ क्रेडिट लाइन अरेंजमेंट विद जापान, एंड यू कुड हैव वन मोर विद से IMF। और अगर आपको बहुत ही दिक्कत है IMF से, तो आप यूरोप में किसी और बैंक से कर लो, न्यूयॉर्क में कुछ बैंक्स के साथ कर लो। बट कहने का मतलब है देयर आर अरेंजमेंट्स, देयर इज येट अनदर पॉलिसी जिससे आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो सकते हैं। वो है ये ये तो और भी कम यूसेज में है, मिनिमल यूसेज में, बट इट इज़ नॉट अ वेरी न्यू आइडिया। ये भी फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 2010-11 की बात है। देवर अ सेट ऑफ पेपर्स, जीने एंड कॉरेनिक, जर्नल ऑफ मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू में थे। तो उनका था कि वो एक कुछ आइडिया ले रहे थे पब्लिक इकोनॉमिक्स से। अब थोड़ा-सा मैं पब्लिक इकोनॉमिक्स में जाऊँगा, बट आई विल कम बैक हाँ जी। टू दिस क्विकली। ओके, सो पब्लिक इकोनॉमिक्स में एक आइडिया है ऑफ एक्सटर्नैलिटीज़। एक्सटर्नैलिटीज़ जैसे काफ़ी लोगों को पता होगा, ये है आइडिया बहुत सिंपल है कि जैसे एक फैक्ट्री है, उससे स्मोक निकलता है, तो उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनको असर हो रहा है। तो जो फैक्ट्री प्रोड्यूसर है, वो उस कॉस्ट को इंक्लूड नहीं कर रहा है। जो हेल्थ कॉस्ट है उसको इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो वो ओवर प्रोड्यूस कर रहा है। वो उसकी कॉस्टिंग में वो इंक्लूड नहीं करता। कॉस्टिंग में वो लेबर को करता है, रॉ मटेरियल्स, बिजली, पानी वगैरह करता है, बट ये छोड़ देता है क्योंकि उसके लिए प्राइवेट कॉस्ट नहीं है, बट सोशल कॉस्ट तो है। तो पब्लिक इकोनॉमिक, ये मोर देन 100 ईयर्स बैक की बात है। AC पिगू यूके में इकोनॉमिस्ट है, उनसे कॉन्सेप्ट आया था एक्सटर्नैलिटीज़ का। तो उन्होंने कहा कि दिस इज़ अ मार्केट फेलियर, इसमें करेक्शन की ज़रूरत है। तो व्हाट द गवर्नमेंट नीड्स टू डू इज़ कि आप उसको कई जगह में तो बैन कर दो, और कुछ जगह जो बैन की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको कॉस्टिंग में इंक्लूड करा दो। वो इस तरह कि आप टैक्स उस पे इम्पोज़ कर दो। तो उनको बोलो आपने इतना धुआँ छोड़ा है पर डे या पर व्हाटएवर दिस इज़ द मेजर ऑफ पोल्यूशन, तो जितना आपने किया है बुरा, उतना आप टैक्स दो, ताकि उनको एक इंसेंटिव रहे कि वो इस बात को भी इंक्लूड करें कि कुछ हो रहा है। तो दैट इज़ करेक्टिंग फॉर एन एक्सटर्नैलिटी। Smoke is an externality from factory which the factory owner is not taking into account. तो ये आइडिया मैक्रो इकोनॉमिक्स में जीने एंड कॉरेनिक लेके आए। उन्होंने कहा कि जब एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा हिलता है, फ्लक्चुएट करता है, तो इट डिस्टर्ब्स रेमिटेंसेस, इट डिस्टर्ब्स एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, एड, tourism, it upsets so many things. तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपनी कमाई के लिए आते जाते रहते हैं, पैसा लाए, उठाया, चले गए। तो यहाँ पे आप डिस्टर्ब कर रहे हो इकोनॉमी को। जैसे एक फैक्ट्री से एक स्मोक रेजिडेंट्स को डिस्टर्ब करता है या उनकी हेल्थ ख़राब करता है, वैसे ही ये FII मूवमेंट्स ये इकोनॉमी को हिला रही हैं। तो जेनियन कॉरेनिक का कहना था कि अगर पिगुवियन आइडिया है कि स्मोक की वजह से गवर्नमेंट को टैक्स लगाना चाहिए फैक्ट्री ओनर पर, तो उसी तरह गवर्नमेंट को ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं इन पे टैक्स लगाओ ना। अमेजिंग। जब भी वो ऐसे करें, सडनली चले गए, सडनली आ गए, तो जब मूवमेंट ऑफ मनी पे मत लगाओ। वी डू नीड कैपिटल, एंड कोई यहाँ से भी ले जाता है तो उस पे भी मत करो। बट ये जो सडननेस है और लार्ज मूवमेंट है,
वो तब तो लगाओ उस पर, ताकि वो इतना whims and fancies के साथ विदाउट आफ्टर इग्नोरिंग यू वो नहीं कर पाए ऐसा। तो इसलिए वो टैक्स, सो इट दे वर even suggesting a Pigouvian tax policy to stabilize capital movements across country and stabilize the exchange rate. अब आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे, बैक टू दैट। तो अगर आप ये टैक्स की पॉलिसी यूज करोगे तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की जरूरत और भी कम हो गई। दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जब आप होल्ड करते हो तो यू हैव अ हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि यू लूजिंग ऑन एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट एट अ हायर रेट। ओके, तो वहाँ आपको कॉस्ट पड़ रही है। अगर आप टैक्स करोगे तो आपको रेवेन्यू मिल रहा है। सर ये टैक्स एप्लीकेबल है किसी कंट्री में? एज फार एज आई नो नहीं है, नहीं है, बट देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। आप उसका लॉजिक देखो ना। इंडिया को किसी को कॉपी करने की जरूरत क्यों है? फर्स्ट क्यों? टाइम इनिशिएटिव्स लाओ। हाँ, ये तो सर एक्सचेंज रेट कंपेयर टू यूएस, अब हमारा डेप्रिशिएट क्यों हुआ है? इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म रीजन हमने समझ लिया, पर करेंसी स्ट्रॉन्ग या वीक होना दोनों में से बेटर ऑप्शन क्या है? क्योंकि कन्वेंशनली ऊपर-ऊपर से देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग करेंसी ही बोलते हैं कि हमारी भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। पर एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से और ये सारे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सचेंज रेट आई गेस तब भी डेप्रिशिएट होना बेटर है, क्योंकि उनको फिर उनके एक्सपोर्ट होते हैं, बेटर होते हैं, दूसरी कंट्रीज़ एक्सेप्ट करती हैं। आपके हिसाब से स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए या वीक होना चाहिए एक्सचेंज रेट? नाइदर। इक्वल होना चाहिए। नो, इट इज ऐसा है, एक्सचेंज रेट इज अ प्राइस। अब एक सिंपल बात, तो आप एक टेबल की प्राइस, हम ये तो नहीं कहते कि टेबल की प्राइस स्ट्रांग होनी चाहिए या वीक होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि कार की प्राइस स्ट्रांग होनी चाहिए या वीक होनी चाहिए। तो क्यों नहीं कहते? वो इसलिए हम नहीं कहते कि कार की प्राइस जो होगी दैट विल डिपेंड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड में टेस्ट फैक्टर्स हैं, इनकम फैक्टर्स हैं, सप्लाई में कॉस्ट फैक्टर्स हैं। तो उनसे मार्केट डिस्कवरी होती है एंड एक इक्विलिब्रियम प्राइस अराइव होती है, डिस्कवर होती है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि कार 1 लाख की होनी चाहिए या 10 लाख की होनी चाहिए, वो तो मार्केट डिटर्मिन करेगा ना। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ मार्केट इन अ मार्केट इकोनॉमी या इवन मिक्स्ड इकोनॉमी? क्योंकि हमको नहीं पता। हमको ये पता है प्राइस कैसे डिटर्मिन होती है, लेकिन वो कहाँ सेटल होती है, कार की एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कार की कहाँ सेटल होती है, किसी और टाइप ऑफ कार की कहीं और सेटल होती है। फर्नीचर, एक कुर्सी की प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड कहीं सेटल होती है। वो डिमांड एंड सप्लाई, दिस इज व्हाट मार्केट डिस्कवर्स। तो मैं कोई नहीं होता, मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, लेकिन मैं कोई नहीं हूँ ये कहने वाला कि फर्नीचर की प्राइस इतनी होनी चाहिए। तो उसी तरह ये हम नहीं है कोई कहने वाले कि रुपी डॉलर की प्राइस इतनी हो। इट्स अ मार्केट डिटरमिन्ड प्राइस। हाँ, ये ज़रूर है कि जब मार्केट डिटरमिन कर रही है, तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एक्सटर्नैलिटीज़ की बात की, या किसी और वजह से मार्केट फेलियर कहीं आता है, तो वहाँ पे एक करेक्शन की ज़रूरत होती है या स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत होती है। जैसे एक्सचेंज रेट कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो आरबीआई का बनता है कि वो उसको स्टेबलाइज़ कर दें, ना कि डिटरमिन करें कि एक्सचेंज रेट 85 होगा या 75 होगा या 100 होगा या 50 होगा। ये ये पूरी लाइन ऑफ थिंकिंग इज़ नॉट ऑन द राइट ट्रैक। अब वो सवाल ये आता है कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप के व्यू से एक्सचेंज रेट 70 होना चाहिए कि 90 होना चाहिए? आप ये सवाल कार का तो नहीं पूछते, हाउसिंग का भी नहीं पूछते, बिकॉज़ मार्केट डिस्कवर्स दैट प्राइस। तो सिमिलरली हियर, तो ये सवाल ही ठीक नहीं है। स्टेबलाइजेशन, यस। तो एंड जो आरबीआई का भी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग का उनको मैंडेट है। इन एनी केस आरबीआई के पास इतने पॉलिसी टूल्स हैं नहीं कि वो ये भी डिटरमिन करें, वो भी डिटरमिन करें।
वो बहुत सीमित चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। इसीलिए फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट लाई गई थी कि आरबीआई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। ये आरबीआई की बात नहीं है, कोई भी सेंट्रल बैंक किसी हद के बाहर कुछ चीज़ें नहीं कर सकता है। तो ये बात ये आ गई कि जो कुछ कर सकता है वो ठीक से कर ले, और यहाँ पे ये बात आ गई इन्फ्लेशन टारगेटिंग बट फ्लेक्सिबली, मीनिंग कि अगर ग्रोथ रेट कुछ बहुत ही ज़्यादा डिप कर रहा है या कुछ ज़्यादा ही तेज़ी आ गई है इकोनॉमी में, या एक्सचेंज रेट कुछ बहुत ही ज़्यादा सडन मूवमेंट कर गया है, तो तब आरबीआई इंटरवीन कर ले फॉर स्टेबलाइजेशन पर्पसेस टेम्परेरीली। बट अदरवाइज आप इन्फ्लेशन को मेंटेन कर दो, वही बहुत है। वही नहीं होता। अभी जैसे 4% का टारगेट है और वो 5 साढ़े 5 पे चल रहे हैं पिछले 5 साल से ऊपर से, तो एक्सचेंज रेट देन बिकम्स अ सेकेंडरी फंक्शन। तो सर मार्केट मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जो एक्सचेंज रेट, प्योरली मार्केट मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जो एक्सचेंज रेट डिटरमिन होता है, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, है ना? और एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है कि इतना फिगर होना चाहिए, ये होना चाहिए। इंडिया में मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है कि आरबीआई मैनेज करता है मार्केट मैकेनिज्म वाले डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट को। तो ये जो मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, ये फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग के अंदर राइट अप्रोच से हो रहा है आपके अकॉर्डिंग? नो, तो इनफैक्ट फ्लेक्स मैनेज फ्लोटिंग तो पहले ठीक था। जब आरबीआई के पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उस मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स बिफोर 2016, बिफोर 2013, तो उससे पहले आरबीआई हैड मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूडेड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। ओके, तो तब आप ये बात कर सकते थे कि मैनेज्ड फ्लोट। ओके, लेकिन जब फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग आ गई, तो आपका जो मेन मैंडेट है, यूजुअल मैंडेट है नॉर्मल टाइम्स में, तो वो इन्फ्लेशन को मैनेज करने का है। तो अब इसमें आप एक्सचेंज रेट में ज़्यादा मत करो। कभी कभी जब ज़रूरत पड़ जाए तो आप उस टाइम ज़रूर करो, और करना चाहिए, और फोर्सफुली करना चाहिए, एम्फेटिकली। लेकिन ये आए गए हर एक क्वार्टर में या हर एक साल में करना वो ठीक नहीं है, बिकॉज we should not think in terms of managed float now. We should think in terms of flexible floating, कंप्लीटली या फ्लोटिंग। flexible कह लो या floating कह लो, but with the provision कि if it fluctuates too much, the RBI can and will intervene on occasions. फिर वो credibility भी बनी रहती है। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी देखते हैं कि 6 महीने हो गए हैं, साल हो गए हैं, ये कुछ नहीं कह रहे थे। अभी जब आए हैं, तो किसी पर्पज़ के लिए आए हैं और वो करेंगे, तो उनको भी रहता है कि कीप अ वॉच, इफ द आरबीआई इज़ डूइंग समथिंग, डोंट गो अगेंस्ट इट। तो उससे भी स्टेबलाइज़ेशन हो जाती है। सर एक क्वेश्चन एक्सचेंज रेट रिलेटेड अब ये है कि स्टॉक मार्केट वैल्यूएशंस इंडिया में काफ़ी हाई हैं। तो अभी देखा-देखी में लोग एक-दूसरे को देखा-देखी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वही एक तरह से स्टॉक मार्केट का कैपिटल होता है। तो जितना ज़्यादा कैपिटल जा रहा है, उससे भी राइज़ होते हैं सारे प्राइसेज़। अल्टरनेटिव ऑप्शन आपने कहीं मेंशन किया है फॉरेक्स रिजर्व्स में इन्वेस्ट करना, आप उसको प्लीज़ डाइसेक्ट करो। हाँ, सो नॉट इन फॉरेक्स रिजर्व्स में तो आरबीआई आरबीआई इंटरवेन करेगा। करते हैं, बट फॉरेन स्टॉक्स कह रहा था मैं। सो ऐसा है कि आप फॉरेन छोड़ दो, मैं उस पे अब अभी आता हूँ, बट आप विद इन कंट्री ले लो। अब एक आदमी तमिलनाडु में है, वो ये तो नहीं कहता कि मैं सिर्फ स्टॉक्स लूँगा तमिलनाडु कंपनी के, वो डाइवर्सिफ़ाइड लेगा। कुछ केरला की कंपनी के लेगा, कुछ पंजाब की कंपनी के लेगा, कुछ महाराष्ट्र की कंपनी के लेगा। एंड इनफैक्ट वो रीजनली सोचता भी नहीं है, और सोचना भी नहीं चाहिए, बिकॉज़ आपको सेक्टोरली देख लो, या बिज़नेस हाउस वाइज़ देख लो, या एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स वाइज़ देख लो, तो डाइवर्सिफ़ाइड आप ले लो। तो जो बात आप स्टेट डाइवर्सिफ़िकेशन लेवल पे करोगे या सेक्टर डाइवर्सिफ़िकेशन करोगे, तो उसी आर्गुमेंट को एक्सटेंड करके आप कहो कि मैं सिर्फ इंडियन स्टॉक्स में क्यों कर रहा हूँ? जापानीज़ स्टॉक्स हैं, यूरोपियन स्टॉक्स हैं, अमेरिकन स्टॉक्स हैं, लैटिन अमेरिकन स्टॉक्स हैं, मिडल ईस्ट हैं। तो आपको एक पूरा रेंज मिल जाता है ना, डाइवर्सिफ़ाई हो गए। वैसे ही स्टॉक मार्केट में रिस्क है, तो आपको अगर डाइवर्सिफ़िकेशन की अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, तो आप करो। अब दिक्कत कहाँ आ रही है? वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज़ होम बायस, जिसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं। होम बायसेस के लोग कहते हैं या सोचते हैं, या
उनकी मेंटल मेकअप ऐसा है कि मैं इंडिया में हूँ, इंडियन स्टॉक्स में कंफर्ट है, तो मैं यहाँ के लेता हूँ। बट होम बायर्स के अलावा एक और रीज़न है, वो है पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिसी ऑफ द आरबीआई। वो पॉलिसी क्या है? अब इंडियन म्यूचुअल फंड्स पे यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। आई थिंक इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली $7 बिलियन का है। तो जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं, दे प्रोवाइड यू अ रूट कि आप इंडियन म्यूचुअल फंड्स को पैसे दो, आपको कोई झंझट नहीं पड़ना डॉलर के, फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट के, फॉरेन स्टॉक्स के। आपने म्यूचुअल फंड को पैसे दिए, वो जैसे डोमेस्टिक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह वो फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका कोई झंझट नहीं है। वो पहले करते थे, बट वो $7 बिलियन इज पीनट्स। इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड टू स्टॉक मार्केट, एंड इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड टू द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अगर इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 600 बिलियन या 700 बिलियन है और ये 7 बिलियन है, तो इट इज़ 1%। तो अब वो लिमिट आ गई है। तो ये जो कहानी चल रही थी सितंबर 2024 तक, जो स्टॉक मार्केट ज़्यादा राइज करी थी, उसके बाद करेक्शन आया है। बट तब तक जो चल रही थी वो यही था कि ये लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे जा रहे हैं, वैल्यूएशंस को देख नहीं रहे हैं। वो देखेंगे भी तो क्या देखेंगे, आप उनको जो दूसरा आउटलेट है वो तो दे नहीं रहे हो। अच्छा, इसके अलावा फिर एक और आउटलेट है एलआरएस का, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। उसमें देयर आर हैसल्स ऑफ एक्सचेंज रेट गोइंग टू अ बैंक, कन्वर्टिंग। उसमें लिमिट काफ़ी हाई है, बट देयर आर प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज ऑफ इन्वेस्टिंग थ्रू दैट। फिर उसमें एक और एडिशनल प्रैक्टिकल डिफिकल्टी अभी पीछे बजट में इंट्रोड्यूस हो गई, वो था 20% टीसीएस। 20% टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने $100 किसी फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए, तो $100 तो आपके जाएंगे बाहर, जिसके आपको स्टॉक्स मिलेंगे, लेकिन आपको पेमेंट करनी है 120 की। 20 रहेंगे गवर्नमेंट के पास, वो गवर्नमेंट आपको वापस कर देगी, लेकिन उस पर आपको वो इंटरेस्ट नहीं देगी, और वो एडजस्टमेंट होगी एट द एंड ऑफ द ईयर, नॉट इवन एट द एंड ऑफ द ईयर। वो जब रिटर्न्स आप फाइल कर लोगे, आप या तो अपने टैक्सेस में एडजस्ट करोगे या फिर वो रिफंड करेंगे। तो वो सिलसिला लंबा हो जाता है, तो एक कॉमन पर्सन के लिए उसको करना मुश्किल हो जाता है। तो यही जो शिकायत हो रही थी कि लोग ठीक से इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ तो दिक्कत गवर्नमेंट पॉलिसी की है ना। आप उसको 7 बिलियन को कैप को रेज कर दो। अगर हम 1991 की सिचुएशन में होते, तो फिर भी बात समझ आती है कि आपने कैप लगा दी है 7 बिलियन की। अब आप एक तरफ से अनाउंसमेंट्स करते जा रहे हो, 600 बिलियन, 600 बिलियन, 700 बिलियन। आप इतने बड़े हो कि 600-700 बिलियन रिजर्व्स हैं, फिर आप जनता को कहते हो 7 बिलियन ऊपर मत जाना। तो अब वो हो क्या रहा है कि लोगों की डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रही है और लोगों का नुकसान हो रहा है। तो ये स्टॉक वैल्यूएशन सितंबर 2024 में इतनी हाई शायद नहीं जाती। वैसे ही लोग थोड़ी कॉन्शियसनेस है कि फॉरेन स्टॉक्स को लेकर के, मैं नहीं कह रहा कि ज़रूरी अच्छी बात है, बट थ्रू एन एडवाइज़र, जो मैं पहले भी एक बार आपसे बात ज़िक्र किया था, थ्रू एन एडवाइज़र, तो वो डाइवर्सिफिकेशन बढ़ जाती है। ये जो स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशंस इतनी आ रही हैं, वो भी कम हो जाती हैं उससे। सर एक गोल्ड की हमने बीच में बात की थी, तो मुझे जब भी इंडिया में इन्फ्लेशन ज़्यादा हाई होती है या फिर स्टॉक मार्केट गिरता है, क्रैश होता है, गोल्ड के प्राइसेस एकदम से बहुत हाई जाते हैं और एक्सचेंज रेट और गोल्ड का भी एक कनेक्शन काफ़ी न्यूज़पेपर्स में भी आता रहता है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को बताओ, और इंडिया में गोल्ड पॉलिसी नहीं है ढंग से, तो आपने इस पे भी काम किया हुआ है। हालाँकि ये एक पूरे पॉडकास्ट का अलग कंटेंट है, पर थोड़ा-सा प्लीज़ बताओ कि कहाँ लैग कर रहे हैं? सो जो गोल्ड पॉलिसी जो आपने बात करी, 2014 में जब नई गवर्नमेंट बनी थी, तो इनफैक्ट सून आफ्टर गोल्ड पॉलिसी, इन द सेंस 3 गोल्ड स्कीम्स अनाउंस हुई थी। उसमें से 2 ज़्यादा चली नहीं। तीसरी जो कुछ चली, आई थिंक इट वाज़ कॉल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, सॉरी, और वो बड़ी अच्छी स्कीम थी।
इनफैक्ट जब ये लॉन्च हुई थी तो तब भी मैंने कहा था कि ये 2 स्कीम्स ज़्यादा ठीक नहीं है, ये वाली स्कीम बड़ी अच्छी है, और वही 2 स्कीम भी ज़्यादा नहीं चली थी। ये तीसरी स्कीम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड वाली अच्छी चल रही थी अभी तक। वो अभी गवर्नमेंट ने उसको विथड्रॉ कर लिया है। रीज़न सर? रीज़न कोई स्टेटेड रीज़न नहीं है, बट मेरे जो गेस है वो ये है कि गोल्ड प्राइस काफ़ी बढ़ गई है। तो जब गवर्नमेंट को पिछले राउंड ऑफ बॉन्ड्स को जब रिडीम करना था, तो द रिडेम्पशन इज़ एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। तो अभी गोल्ड प्राइस बहुत बढ़ गई, तो गवर्नमेंट को काफ़ी पैसे देने पड़ गए लोगों को। तो जिनके बॉन्ड्स थे उनको बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन उनको फ़ायदा हुआ क्योंकि गवर्नमेंट को थोड़ा नुकसान हो गया। तो गवर्नमेंट को नुकसान हो गया तो वो थोड़े से, जो मेरा गेस है कि वो उससे घबरा गए कि इस तरह तो हम नहीं चले जा सकते। लेकिन उसमें मैं ये कहूँगा कि इससे पहले सालों में शायद आपको फ़ायदा भी हुआ हो, और ये 2000 पिछले 1 साल या लगभग की कहानी है कि गोल्ड बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट हुआ है। इफ आई एम रिमेंबर द फिगर करेक्टली 35% और समथिंग ये एप्रिसिएशन है इन 1 ईयर। ये हर साल नहीं होता है, हर बारी नहीं होता है। तो अब जब आपने अभी इतना ज़्यादा कैसे हुआ है सर फिर? हाँ, वो उस पे बात करने पहले ये स्कीम की बात करनी। तो अब आपने एक स्कीम लॉन्च की थी, कुछ सोच कर की थी, और बड़े अच्छी सोच करके की थी। तो उसमें कभी आपको नुकसान होगा, कभी आपको फ़ायदा होगा, लेकिन बात अब गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ की नहीं है कि गवर्नमेंट रेवेन्यू ऊपर-नीचे हो रहे हैं। वो तो फिर एक बिज़नेसमैन की सोच हो गई ना कि मुझे नफ़ा-नुकसान हो रहा है। आपको तो ये देखना है कि सोशल इंटरेस्ट में लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस वाज़ अ गुड स्कीम। हाँ, उसको थोड़ी-सी, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा वो कुछ फ़ेन बेनिफिट इन्वेस्टर्स को ज़्यादा जा रहा था, तो उसमें हो क्या रहा था कि आपको गोल्ड की प्रिवेलिंग प्राइस मिलेगी रिडेम्पशन के टाइम पे, प्लस 2% इंटरेस्ट एनुअल मिलेगा। तो आप उसको 2% से कम करके 1 एंड हाफ 1 या हाफ भी आप वो कर सकते हो, वो कर देते। बट स्कीम को विथड्रॉ करना, बिकॉज़ पर्पज़ क्या था स्कीम का? बाय द वे इस स्कीम की एक बड़ी अच्छी ख़ासियत ये है कि इसमें लोगों की गोल्ड बॉन्ड होल्डिंग है, गोल्ड की होल्डिंग नहीं है। और ये इसीलिए किया गया था कि गोल्ड एडिशनल डिमांड इंपोर्ट से होती है, तो ये इंपोर्ट ना हो। और जिसको गोल्ड का इन्वेस्टमेंट करनी है, वो इट इज़ एज इफ ही इज़ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। ओके, एज इफ इन्वेस्टिंग वाली कहानी बड़ी अच्छी थी। तो वो आगे भी रह सकती थी। अब वो इस साल जब एप्रिसिएशन हो गया, ये तो नहीं है कि अगले 7 सालों में, अगले 6 साल, 5 साल में फिर ऐसा होगा। तो वो कंटिन्यू रह सकती थी। वो इंटरेस्ट रेट कम कर सकते थे, उसको कम कर देते। तो जो आप कह रहे थे पॉलिसी, सो दैट वाज़ वन पार्ट ऑफ द पॉलिसी, एंड अ गुड पॉलिसी हैज़ बीन विथड्रॉन। जो 2 स्कीम्स व्हिच वर नॉट वेरी गुड होता है। आप 3 लॉन्च करोगे, नया सोचोगे, कुछ चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। लेकिन जो चल रहा था अब आप उसी को वो कर रहे हो। दूसरा पार्ट ऑफ गोल्ड पॉलिसी इज़ द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड। ये पहले से तो कम कर ही गई है, बट अभी भी है, हाई है। तो अभी ये भी ज़िक्र हुआ था, एक न्यूज़ आई थी, कर्नाटक में शायद कोई एक्ट्रेस थी, गोल्ड स्मगलिंग को लेकर के। अब किसी को स्मगलिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप भी इंसेंटिव मत दो किसी को स्मगलिंग करने का। तो जब अगर 5%, 7-8%, 9% का फ़र्क है प्राइस का, तो इट्स अ मैटर ऑफ टेकिंग अ फ्लाइट एंड मेकिंग 5%, 8% रिटर्न इन अ डे। तो एनुअलाइज़्ड रिटर्न सोचो आप कितना है। तो अब आप ये तो आइडियलिज़्म हो गई कि किसी को ये नहीं करना चाहिए। और आप पुलिस से भी एक्सपेक्ट करो, कस्टम्स वालों से भी एक्सपेक्ट करो कि वो हर एक को पकड़ पाएँ, वो भी मुश्किल होता है। तो पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए ताकि ये ज़रूरत नहीं हो। अब कुछ टैक्स रेवेन्यूज़ की वजह से किया जाता है। टैक्स रेवेन्यूज़ की वजह से ही हुआ था होता सर है। 15 से 9, क्योंकि मैं खुद इन्वॉल्वड थी इस एनालिसिस में। ओके। तो मैं जानती हूँ कि 9% ब्रेक इवन पॉइंट बनाया था कि यहाँ पे रेवेन्यूज़ खत्म नहीं होंगे गवर्नमेंट के। हाँ, तो 9% से भी जो रेवेन्यूज़ आपको मिल रहे हैं, तो और कम तरीके रेवेन्यूज़ करेंगे। मैं बार-बार कहता हूँ देयर आर 2 ईज़।
इन इंडियन टैक्सेशन, एग्जम्पशन एंड इवेजन, इतनी एग्जम्पशन है अभी भी और इतनी इवेजन है अभी भी। आप उसको चेक कर लो, गोल्ड पे टैक्स लगाने का ज़्यादा तुक नहीं बनती, उससे स्मगलिंग होती है, उससे और दिक्कतें आती हैं। सर उससे एक्सचेंज रेट के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है आपकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग? एक्सचेंज रेट, वेल, मोस्टली गोल्ड इंपोर्ट होता है, तो जब इंपोर्ट हो रहा है तो आपको एक खामखा इंपोर्ट उसमें जा रहा है ना, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं सॉफ्टवेयर और चीज़ें, और यहाँ पे वो अमान करते हैं, फिर वो पैसे जाते हैं बाहर गोल्ड के लिए, और वो गोल्ड आके लॉकर में बंद या अलमारी में बंद, किसी शादी में किसी को दिखा दिया, बट वो इट इज़ नॉट इट इज़ नॉट हेल्दी। बट टू कम बैक टू योर क्वेश्चन, अगर गोल्ड इंपोर्ट्स कम होंगे तो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम होगा, एंड फ्रॉम दैट एंगल इट अफेक्ट्स द एक्सचेंज रेट। इनडायरेक्टली, वेरी यस, क्लियर। यस। थैंक यू सो मच सर, अगेन एक्सट्रीमली इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन, और हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट का भी हमको टॉपिक मिल गया है। आई विल सी यू अगेन सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।